नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस थोड़ा प्रगति क्लासेज बयाना में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हम मैथ के बारे में थोड़ी उत्पत्ति जो होती है वहाँ से आपके लिए थोड़ी सी आज मैथ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, ये जो मैथमेटिक्स शब्द है जिसको आप दो तरीके से इसकी उत्पत्ति देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो अपन के भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार आप सभी दोस्त जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जाता है। तो जो गणित है, गणित जो शब्द है ये संस्कृत भाषा की गण धातु से गणित शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ गणना करने से रिलेटेड होता है। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? गणना करना होता है। एक तरीके से गणना करना, ये भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार उत्पत्ति मानी जाती है। जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार जो मैथमेटिक्स है ये अपन की एक शब्द होता है MATHEMA, मैथेमा। क्या है दोस्तों? मैथेमा। या फिर जैसे अपन बात करते हैं मैथेमा, या दोस्तों कई किताबों में मैंथेनिन शब्द भी मिल जाता है। मैथेमा या मैंथेनिन ये शब्द है ग्रीक भाषा का। ये जो मैंथेनिन शब्द है ये कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। जिसका अर्थ भी क्या होता है? गणना करने से रिलेटेड होता है। गणना से रिलेटेड होता है। अब सब प्राचीन काल में आप देखते कि जो गुरुकुल वगैरह चलते, उनके अंतर्गत यहाँ से जो आगे जब मैथमेटिक्स आगे बढ़ेगी तो ये जो गणित शब्द की आपने उत्पत्ति देखी दोनों दृष्टिकोणों के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से आगे अगर आप जाओगे तो जो गणित है ये प्राचीन काल में दो भागों में बटी हुई थी। प्राचीन काल में कितने भाग थे? दो। नंबर एक तो थी अपनी राशि गणित और एक थी बेटा पाटी गणित। एक थी पाटी गणित। राशि गणित इसका उपयोग हमारे जीवन में थोड़ा सा कम रहा, जबकि इसका मूलतः जो अपन के उपयोग करते हैं वो करते हैं ज्योतिषी या ज्योतिषाचार्यों ने इसका उपयोग किया। कौन सी गणित का? राशि गणित का। अच्छा एक बात बताइए, अपन की टोटल राशियों की संख्या कितनी रहती है? जैसे 12, आपके प्रत्येक के नाम की कोई ना कोई राशि रहती है, तो 12 टोटल राशियां रहती हैं। और एक बार रेलवे में ये पूछा भी है कुल राशियों की संख्या होती कितनी है, तो बेटा 12 होती है। जबकि पाटीगणित, इसका नाम थोड़ा अजीब सा लगता है, जबकि मूलतः प्राचीन काल में आप जानते हैं स्लेटें होती थी, मोर पंख से लिखते थे या कोई इस तरीके की जो कलम बनी होती थी। तो वहां से आप देखते हैं स्लेट पट्टिका पर आधारित होने के कारण, स्लेट पट्टिका पे आधारित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? पाटीगणित। फिर आगे चल के पाटीगणित भी दो भागों में टूटी। जैसे आप पढ़ते हैं
एक तो रोमन पद्धति और दूसरी होती है दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति। अब बेटा रोमन पद्धति का अपन के ज्यादा उपयोग में नहीं। क्यों? कि रोमन पद्धति में आप देखते हैं जैसे अपन की किताबों में आप पृष्ठ संख्या या कोई पॉइंट वगैरह डालने के लिए जैसे इस तरीके से लिखते हैं ना अपन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से जो आप गिनती लिखते थे, ये कौन सी पद्धति की है? रोमन पद्धति की। जबकि दार्शनिक पद्धति, अब दार्शनिक से संबंध क्या है? दार्शनिक का मतलब है 10 अंक। इसका विच्छेद करके देखिए आप लोग, दार्शनिक मतलब 10 अंकों के अध्ययन की जो पद्धति है वही क्या कहलाई है? दार्शनिक पद्धति। जैसे भैया 10 अंक है कौन कौन से? तो बेटा देख, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके टोटल मिलाकर 10 अंक हुए। इन 10 अंकों के अध्ययन की पद्धति ही क्या कहलाती है? दार्शनिक पद्धति। अच्छा साहब, अब यहां पर थोड़ी सी चर्चा इन शब्दों के बारे में कर लेते हैं भाई साहब। होता क्या है कि अकेली जो शून्य होती है बेटा, शून्य अकेली होती है असार्थक अंक। कैसा अंक है ये? असार्थक अंक। अच्छा, अकेली शून्य का जैसे मैं कहूं कि उस रूम में 0 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कोई अर्थ नहीं है, कोई भी नहीं है वहां पे। तो इसी तरीके से अकेली शून्य की बात करें तो कैसी है ये? असार्थक अंक है। जबकि बचे हुए 1 से और 9 तक के जो डिजिट हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? सार्थक डिजिट हैं, जिनका कोई ना कोई अर्थ है। इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि हमारी ऑफिस में 5 बंदे बैठे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है वहां पे। ऐसे मैं बोलूं कि वहां पर 0 बंदे बैठे हैं, इसका मतलब कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई अर्थ नहीं है जिसका। असार्थक। अच्छा साहब, यहां से आगे बेटा ये 10 अंकों से विभिन्न प्रकार की आपकी संख्याओं का निर्माण होगा। जैसे आप पढ़ते हैं पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बहुत सारी संख्याएं जिनको एक एक करके हम चर्चा करेंगे अगली क्लासों में। तो सबसे पहले आपको पहले तो बेसिक सामान्य जानकारी लेनी है इनकी कि भाई इनका होता क्या है। फिर बात करते हैं, ये शून्य है। ये शब्द जो 1 से और 9 तक के डिजिट थे, ये किसने दिए थे? यूनानियों ने। किसने दिए थे? यूनानियों ने। जबकि भैया शून्य कहां से आई है? तो शून्य बेटा इन अंकों के बाद में आई है। तो भैया हुआ क्या? शून्य का आविष्कार कहां हुआ? तो राजाओं, आविष्कार की अगर बात करें तो आविष्कार कहां हुआ है प्यारे? भारत में। अच्छा एक बात बताओ, आविष्कार भारत में हुआ। भैया आविष्कार किया कितने? एक तरीके से आविष्कारक, इसका आविष्कार करने वाला कौन था? तो कौन था भैया? आर्यभट्ट। अच्छा भैया, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसका जो शून्य के बारे में आकार किसने दिया कि भाई शून्य गोल होगी? तो बेटा आकार दिया था इसका नागार्जुन ने। नागार्जुन ने इसका आकार दे दिया। अच्छा मैं आपसे बोलूं, अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी, वहां पे पूछा था एक कि शून्य मतलब वो पूछा था उसने कि योगात्मक तत्सम क्या होता है। अब भैया योगात्मक तत्सम की यदि बेटा बात करें, योगात्मक तत्सम, तो योगात्मक का मतलब लीजिए आपको किसी भी संख्या को जोड़ने या घटाने पर यदि किसी चीज का मान परिवर्तित नहीं हो, तत्सम मतलब जैसे कि तैसा रहे। तो किसी भी चीज में आप शून्य को जोड़ के देखिए क्या आएगा? वही संख्या आएगी जिसमें आप शून्य को जोड़ रहे हो। किसी चीज में से शून्य को घटाइए तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एक होता है गुणात्मक तत्सम। क्या होता है भैया? गुणात्मक तत्सम। एक होता है गुणात्मक तत्सम, जो कौन होता है? एक। गुणात्मक तत्सम 1 होगा, योगात्मक तत्सम 0 होगा। फिर साहब ये तो हुई दार्शनिक पद्धति के बारे में। बेटा यहां से आगे दार्शनिक पद्धति में विभिन्न प्रकार की संख्या आएंगी आपकी, जैसे पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय वगैरह। इधर बात कर लें रोमन पद्धति की।
तो रोमन पद्धति की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप यहां तक, ये रीड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है और कई बार यहां से प्रश्न भी आ जाते हैं, तो इसलिए आपको ये थोड़ी सी बेसिक सामान्य जानकारी है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।